हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं बिलाल अंसारी एक बार फिर से परिवर्तन ऑनलाइन सिटी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि इस लॉकडाउन में बहुत से बच्चों की शिक्षा थोड़ी सी दूर हो जा रही है, क्योंकि अब स्कूल खुले नहीं हैं। बच्चों के सिलेबस पीछे रह जा रहे हैं, तो इसी चक्कर हमने एक क्लास स्टार्ट किया है जो ऑनलाइन है। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अगर इससे जुड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के भाग 1 दोस्तों। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके पास इसी तरह की लगातार वीडियो आपको सही से मिलती रहे। आज के हम जो पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं दोस्तों, पहले पार्ट की शुरुआत हमने इससे पहले थोड़ी सी आपको हायरार्की बता दी कि शीत युद्ध क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, पश्चिमी गुट क्या है, मित्र राष्ट्र क्या है, ध्रुवीय राष्ट्र क्या है। इससे बारे में चर्चा पहले वीडियो में कर चुकी। जिसने भी नहीं देखा होगा तो मैं उसको इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से वो डाउनलोड वो भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शीत युद्ध का अर्थ क्या है दोस्तों। हमने इससे पहले आपको बताया था कि शीत युद्ध का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जब दो गुटों में युद्ध ना हो परंतु युद्ध जैसी स्थिति बनी रहे, और इसी स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें क्या होता था, इसके अंतर्गत दोनों गुट एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए संगठनों, चाहे वो सैनिक संगठन हो, निर्माण हो, गठबंधन हो, जासूसी हो, आर्थिक सहायता, प्रचार, सैनिक हस्तक्षेप, आधिकारिक सशक्तिकरण जैसी बातों का सहारा लेते हैं, परंतु युद्ध नहीं होता। तो इसे ही कहा जाता युद्ध, शीत युद्ध। मतलब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो परंतु वास्तव में युद्ध ना हो, मतलब रक्त रंजित युद्ध ना हो जिसमें बहुत से सैनिकों के हताहत होने की संभावना, ऐसे युद्ध ना हो। बातचीत हो, चाहे औद्योगिक रूप से हो, शहरीकरण रूप, जासूसी के माध्यम से हो, सैनिक निर्माण के माध्यम से हो, तो इसी युद्ध को कहा जाता है शीत युद्ध। और एक इतिहास जो पॉलिटिकल साइंस का नाम है, इनका नाम है फ्लोरेंस एलन द मिखाइल समरस्किल ने अपनी पुस्तक में ए डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल्स में शीत युद्ध को राज्यों में तनाव की स्थिति, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने शीत युद्ध को राज्यों में तनाव की स्थिति जिसमें प्रत्येक पक्ष स्वयं को शक्तिशाली बनाने तथा दूसरे को निर्बल बनाने के वास्तविक युद्ध के अतिरिक्त नीतियाँ अपनाता है। तो इसमें क्या होता है, इनके अनुसार कि शीत युद्ध वह युद्ध है जिसमें दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे के खिलाफ तो लड़ेंगे परंतु सही मायने में युद्ध नहीं होगा, रक्त रंजित नहीं युद्ध होगा। हाँ, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मचे रहेगी, चाहे वो सैनिक रूप से हो, चाहे प्रशासनिक रूप से हो, चाहे अर्थव्यवस्था रूप से, इस तरह से आगे निकलने की होड़ लगातार बनी रहेगी, परंतु युद्ध स्थिति नहीं होगी। इसी प्रकार के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर दो भीमकारी शक्तियों का आपसी संघर्ष है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं शीत युद्ध क्या है। सिंपल शब्दों में दोस्तों क्या है शीत युद्ध। शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसे युद्ध से है जिसमें युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो परंतु युद्ध ना हो, इसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो का मैं जो PDF है मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यकीन मानिए आप एक बार मेरे जुड़िए और आपको लगातार अच्छी अच्छी तरह बातें ना हम सीखेंगे बल्कि ऐसा हम सीखेंगे ताकि आप दूसरों को भी सिखा सकें। चलिए शीत युद्ध की विशेषताओं की बात करते दोस्तों। तो जैसे हमने कहा कि शीत युद्ध हुआ तो शीत युद्ध की विशेषताएं भी थी। क्या हुआ शीत युद्ध की विशेषताएं, 4 विशेषता हम देखेंगे। तो शीत युद्ध में 2 शक्तिशाली गुट शामिल थे। क्या शामिल थे? 2 शक्तिशाली गुट कौन कौन था? एक गुट का अगुवा अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का अगुवा सोवियत संघ कर रहा था। तो 2 गुट थे, एक पश्चिमी गुट और एक पूर्वी गुट। तो पश्चिमी गुट का जो अगुवा था अमेरिका और पूर्वी गुट का जो अगुवा था वो सोवियत संघ था। तो इस प्रकार से 2 शक्तिशाली गुटों के बीच जो युद्ध चल रही थी, इसी शीत युद्ध की विशेषता थी। दूसरा पॉइंट, दोनों गुटों के पास परमाणु हथियार थे। जी हाँ बिल्कुल, सोवियत संघ के पास भी परमाणु हथियार थे और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार थी। विशेषता थी शीत युद्ध की। दोनों गुटों ने सैन्य गठबंधन किए हुए थे। तो दोनों गुटों के अपने अपने सैन्य गठबंधन थे। अगर हम वार्सा पैक्ट की बात करें, नाटो की बात करें, सीटो की बात करें, सेंटो की बात करें, दोनों गुटों के अपने अपने सैन्य गठबंधन हुए थे। और चौथा जो विशेषता है, शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों एवं उनके सहयोगियों से आशा की जाती थी
कि वे तर्कपूर्ण एवं उत्तरदायित्व वाला व्यवहार करेंगे। मतलब जितने भी इस युद्ध के दौरान दो गुट में शामिल सहयोगी थे, चाहे वो अमेरिका गुट में शामिल सहयोगी थे, चाहे वो सोवियत संघ के गुटों में शामिल सहयोगी थे, उनसे इन दोनों देशों द्वारा ये आशा की जाती थी कि वह हमेशा उनके सहयोगी बने रहें और जब भी आवश्यकता हो उनकी मदद करेंगे। तो दोस्तों ये था शीत युद्ध की विशेषताएं। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, शीत युद्ध का प्रभाव। तो शीत युद्ध का प्रभाव क्या हुआ दोस्तों? तो इसमें हम देखेंगे विश्व का दो गुटों में विभाजन हुआ था। अब हमने देखा प्रभाव क्या, विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रथम प्रभाव पड़ा कि विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया। एक गुट अमेरिका के साथ गया तो दूसरा गुट सोवियत संघ के साथ हो गया। तो इस प्रकार से दो गुटों का विभाजन हुआ। शुरुआत कब हुई थी शीत युद्ध की? सेकंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद। यहाँ 1945 में जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अगस्त में परमाणु बम गिरा दिया और वहीं से शीत युद्ध की शुरुआत भी होती है, क्योंकि मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र हार चुके थे और जो मित्र राष्ट्र थे उनमें वो विजयी हुए और उसी मित्र राष्ट्रों में दो राष्ट्र बन के निकले, सोवियत संघ और अमेरिका। तो एक जो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है वहाँ से दो नई व्यवस्था निकलती है, दो शक्तियाँ बनती है। एक शक्ति जो होती है वो अमेरिका कहलाती है, दूसरी सोवियत संघ। तो इन दोनों में जो आपसी युद्ध होना शुरू हो जाता है, इसी युद्ध को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा विश्व दो गुटों में विभाजन हो गया, शीत युद्ध का प्रभाव। दूसरा, सैनिक गठबंधनों की राजनीति। जी हाँ, शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ा कि इसके कारण सैनिक गठबंधनों की उत्पत्ति हुई तथा सैनिक गठबंधनों को शीत युद्ध के एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो मतलब ये हुआ कि जैसे शीत युद्ध बढ़ता चला गया वैसे वैसे तमाम देश, चाहे वो सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका हो, उन्होंने अपने अपने सैनिक गठबंधन बनाए ताकि विश्व की अर्थव्यवस्था पर राज किया जा सके, है ना। तो धीरे धीरे सैनिक गठबंधन बढ़ती चली गई, हथियारों के आपस में होड़ भी होती चली गई। इस प्रकार से एक नई विश्व व्यवस्था ने जन्म लिया, वो थी हथियारों की होड़। तीसरा दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति। शीत युद्ध के बाद एक और आंदोलन की उत्पत्ति, वह आंदोलन जाना जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी हम बात करेंगे। ये भारत समेत उन सभी देशों का समूह था जो 1947 के बाद ही आज़ाद हुए थे, यानी ये पहले गुलाम रह चुके थे और जो बाद में आज़ाद हुए थे उन्हीं देशों के समूह ने एक गुट बनाया जिसे गुट निरपेक्ष का नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। चौथा दोस्तों क्या था? सशस्त्रीकरण को बढ़ावा। तो शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक प्रभाव यह पड़ा कि इसने सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। अब सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मतलब दोस्तों कि दोनों गुट एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हथियारों की लाइन लगाने लगे। कि अमेरिका यह सोचता था कि किस तरह से मैं सोवियत संघ से आगे निकल जाऊँ, सोवियत संघ ये समझता था कि मैं किस तरह से अमेरिका से आगे निकल जाऊँ। तो इन दोनों की आपसी होड़ ने हथियारों की होड़ को जन्म दिया और इस प्रकार दोनों ने सही तरीके से अपने हथियारों को मजबूती प्रदान की। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि महाशक्तियाँ जो थी वो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, अथवा शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के छोटे सहयोगों की आवश्यकता क्यों थी, अथवा महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करने की आवश्यकता क्यों समझती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा गया है और ये बार बार पूछा जाता रहेगा। तो क्यों आवश्यकता थी दोनों महाशक्तियों के छोटे छोटे देशों को? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब भी कोई विश्व शक्ति बनना चाहते तो उसे अपने सहयोगी की आवश्यकता होती है ताकि वह उसके सहयोग से दूसरे देशों पर कब्जा कर सके, वहाँ अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर सके, यातायात के साधन उपलब्ध करा सके, सैनिक उपलब्ध करा सके। इसके लिए जो महाशक्तियाँ थी वो छोटे छोटे देशों को अपना सदस्य बनाया करती थी। चलिए देखते हैं क्या क्या करते दोस्तों। पहला, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती थी ताकि इन देशों से वे अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि दोस्तों जब भी महाशक्तियाँ ने चाहा कि मैं एक दूसरे देश पर कब्जा करने व छोटे देशों पर कब्जा करने की बात करती थी, क्योंकि वहाँ उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, तो वो आसानी से वह दूसरों देश वहाँ रहकर अपने सैनिक बेस बना सकती थी और वहीं से अपने हथियारों का संचालन भी किया कर सकती, और जो नज़दीकी देश होता था।
दूसरा पॉइंट दोस्तों, महाशक्तियाँ छोटे देशों में सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन की जासूसी करते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो अमेरिका भारत में सैनिक जासूसी करना चाहता है तो हमारे आसपास के छोटे देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल यहाँ पर अपनी सैनिक अड्डे स्थापित करने की सोचेगा, जिससे वो भारत की निगरानी कर सके, जासूसी कर सके। तो यही महाशक्तियाँ किया करती थी। तीसरा पॉइंट दोस्तों, छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने खर्च पर अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। होता क्या था दोस्तों कि जो ये महाशक्तियाँ थी वो इन छोटे देशों पर अपने सैन्य गठबंधन तो बनाती थी, परंतु खर्चा कौन वहन करता था? छोटे देश, जिससे महाशक्तियों को खर्चा करने में बचा जा सकता था। अब छोटे देश तो क्यों खर्चा करते थे? छोटे देश इसलिए खर्चा करते थे क्योंकि वहाँ पर महाशक्तियाँ रहती थी तो दूसरे अन्य देश उन पर आक्रमण करने की नहीं सोच सकते थे। इस प्रकार छोटे देशों की मदद हो जाती और महाशक्तियों की तो मदद हो ही रही थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा, महाशक्तियाँ छोटे देशों पर आसानी से अपनी इच्छा थोप सकती। बिल्कुल, जब कोई देश छोटा रहता है, गरीब रहता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं रहती, सैन्य शासन में कमजोर रहता है, तो इन बड़ी बड़ी शक्ति द्वारा उन छोटे देशों पर अपनी आसानी से इच्छा थोपा जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो महाशक्तियाँ थी छोटे छोटे देशों को अपने सैन्य गठबंधन में सहायता करती थी और उन्हें वहाँ पर शामिल करती थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। गुट निरपेक्ष क्या है? जी हाँ दोस्तों, क्या है गुट निरपेक्षता? आप बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे पहले मैंने आपको बता भी रखा है कि गुट निरपेक्षता है क्या। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? क्या गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है तटस्थ रहना? क्या गुट निरपेक्षता का यह अर्थ है कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमसे कुछ नहीं मतलब? क्या गुट निरपेक्षता का यह अर्थ हो सकता है कि दोनों जो महाशक्तियाँ थी उनको गुटों में शामिल ना होकर अपना विकास करना? तो हम देखते हैं, चलिए दोस्तों, क्या है गुट निरपेक्षता का अर्थ। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक आता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसकी जो PDF है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो गुट निरपेक्षता है क्या? गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि अन्य दोनों महाशक्तियों के सैन्य गठबंधनों से तटस्थ रहकर अपने देशों का विकास करना। यानी जो भी विकासशील देश थे, जो भी अभी आज़ाद हुए थे, वो उन महाशक्तियों गुटों में शामिल ना होकर अपना विकास सही प्रकार से कर सके। इसलिए इन्होंने मिलकर एक गुट निरपेक्ष बनाया। गुट निरपेक्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में गुट निरपेक्षता की नींव रखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई। तो कहने का तात्पर्य है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी शक्ति गुटों में शामिल न होना और शक्ति गुटों के सैन्य गठबंधनों व अन्य बंधनों से संबंधियों से दूर रखना। और पंडित नेहरू ने कहा था, जहाँ तक संभव होगा हम उन शक्ति गुटों से अलग रहना चाहते हैं जिनके कारण पहले भी महायुद्ध हुए हैं, क्योंकि अभी ये देश नए नए थे, अभी आज़ाद हुए थे। यदि ये देश इन महाशक्तियों के सदस्य बनते तो वास्तव में इनका विकास सही प्रकार से हो नहीं पाता और ये दोबारा भी युद्ध में अपने आप को संभाल लेते, क्योंकि अभी भी आज़ाद हुए थे, इनके पास अर्थव्यवस्था नहीं थी, विकास नहीं हो रखा था। तो हमारे देश ने मिलकर सोचा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने जोसेफ राष्ट्रीय गवाल, अब्दुल नासिर, सुकराड़ो, इनके साथ मिलकर एक दल बनाया जिसे गुट निरपेक्ष नाम से जाना जाता है। तो गुट निरपेक्ष का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता से नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कहा था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गुट निरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीनता नहीं है। मतलब गुट निरपेक्षता का मतलब ये कतई नहीं है कि हम तटस्थ हो जाएं, हमसे कोई मतलब नहीं, कोई हम पर कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कुछ भी करते हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा नहीं है। उदासीन नहीं होना है। हाँ, तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाना, परंतु युद्ध में शामिल ना होना। इसी प्रकार इंदिरा गांधी ने भी कहा था, इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो गुट निरपेक्षता में ना तो तटस्थ और ना ही समस्याओं के प्रति उदासीनता है, इसमें सिद्धांतों के आधार पर सक्रिय और स्वतंत्र रूप में निर्णय लेने की भावना निहित होती है। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत की जो गुट निरपेक्षता नीति है एक सकारात्मक नीति है, केवल नकारात्मक नहीं है। तो याद रखना, जो भारत की गुट निरपेक्षता नीति दोस्तों वह सकारात्मक नीति है, केवल नकारात्मक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। गुट भारत के
गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के पीछे कारण क्या था? आखिर क्या कारण था कि भारत द्वारा इस गुट निरपेक्षता नीति को अपनाया गया? तो हमारे गुट निरपेक्षता नीति का अपनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, वह कारण था क्योंकि अभी हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। अभी हमारे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि हम एक और युद्ध में भाग ले लें, क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हुए थे। 1945 का प्रथम वर्ल्ड वार, जो सेकंड वर्ल्ड वार था, उसमें हमारी बहुत हानि हुई थी। तो हम एक और युद्ध का खामियाजा नहीं भुगतना चाहते थे। इसलिए भारत के स्वतंत्रता सेनानी और प्रशासकों ने यह तय किया कि हम उन देशों के गुटों में शामिल नहीं होंगे, हम तटस्थ रहकर अपना विकास करेंगे, ताकि भारतवासियों के साथ जो सपने के सजोए गए थे, जो वादा किया गया था यहाँ पे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश प्रदान करेंगे, उस पर कामयाब हो सके हम। तो क्या कारण था कि हम गुट निरपेक्षता नीति अपना? चलिए पहला कारण देखते हैं दोस्तों, आर्थिक कारण। तो पहला, आर्थिक पुनर्निर्माण। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था देश का, आर्थिक पुनर्निर्माण। मतलब हम दोबारा से अपने देश को बनाने वाले थे, अतः भारत के लिए किसी गुट का सदस्य बनना ना ही उचित था, ताकि सभी देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सके। यदि एग्जाम्पल के लिए अगर हम सोवियत संघ के गुट में जाते हैं तो हमें अमेरिका की सहायता नहीं मिलती, और यदि हम अमेरिका के गुट में जाते हैं तो हमें सोवियत संघ की सहायता नहीं मिलती। इसलिए भारत ने जो नीति अपनाई उसमें हमें दोनों देशों की सहायता लगातार मिलती रही। वो आप देख सकते हो, 1962 का युद्ध हो चाहे 1971 का चाहे युद्ध हो, हमें दोनों देशों की सफलता इसे लगातार मिलती रही। यही हमारे सबसे बड़ी फायदा था इस गुट निरपेक्षता नीति का। दूसरा कारण दोस्तों, स्वतंत्र नीति निर्धारण के लिए। स्वतंत्र नीति निर्धारण के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता नीति इसलिए भी नहीं अपनाई ताकि भारत स्वतंत्र नीति का निर्धारण कर सके, और भारत को स्वतंत्रता हजारों देश प्रेमियों के बलिदान के बाद मिली थी। किसी एक गुट में सम्मिलित होने का अर्थ इस मूल्यवान स्वतंत्रता को खो देना था, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कई सालों बाद प्रयत्न के बाद हमें आज़ादी मिली, और यदि हम किसी गुट में शामिल होते तो सही मायनों में हम स्वतंत्र नहीं रह सकते थे और हमारी स्वतंत्रता फिर से धूमिल हो जाती। इसलिए हमने तटस्थ रहने का फैसला लिया और हमने गुट निरपेक्षता नीति का पालन किया। तीसरा कारण था दोस्तों, तीसरा कारण क्या था कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। जी हाँ, तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति का निर्माण किया गया। ठीक है, तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए गुट निरपेक्षता नीति का निर्माण किया गया। यदि भारत स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय देता है तो दोनों गुट उसके विचारों का आदर करेंगे। जी हाँ, क्योंकि एक किसी सदस्य गुट का भाग होना और एक तरफ स्वतंत्र होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दोस्तों। हम अपने स्वतंत्र निर्णय के लिए अपने निर्णयों को सही प्रकार से लागू कर सकते थे, हम जो मर्जी फैसला कर सकते थे। यदि हम गुट में शामिल हो जाते तो हमें वही फैसले लेने पड़ते जो गुट के सदस्यों द्वारा हमसे बोला जाता। इसीलिए भी हमने इन गुटों में शामिल होने से अपने आप को बचाया। एक अगला पॉइंट दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो 2014 में 16 में पूछा गया है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वह है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। ठीक है दोस्तों, क्या उपलब्ध कराना है? विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। अब खाद्य सामग्री मतलब तो साधनों को विकसित देशों से, जो भी साधन है विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना, वस्तुओं संबंधित समझौते करना, बचाववाद को समाप्त करना तथा पुरानी परंपरावादी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को स्थान पर निर्धन तथा वंचित देशों के साथ न्याय करने के उद्देश्य से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। तो ये थी हमारी नई आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। इसमें नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था में उन देशों का विकास करना शामिल था जो अभी भी आज़ाद हुए थे, जो विकासशील थे, जिनकी इकोनॉमी बहुत कम थी, ताकि विकसित देशों के साथ व्यापार करके इनकी अर्थव्यवस्था को चमकाया जा सके। यही है नई आर्थिक अर्थव्यवस्था दोस्तों। अगर हम इसकी और बात करें तो अमेरिका व यूरोपीय देश इस बात के लिए सदैव तत्पर रहे कि विकासशील देशों को तैयार वस्तुएं अमेरिका व यूरोपीय बाजारों में आराम से बेची जा सके। एक प्रकार से हम इसकी उदारीकरण की नीति भी कह सकते हैं, लेकिन फिर खैर भारत में जो उदारीकरण की नीति अपनाई गई दोस्तों वो 1991 से अपनाई गई थी। तो नई आर्थिक जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसके तहत जो विकासशील देश है वो अपने उत्पादन को आसानी से विकसित देशों में बेच सके, उनके बाजार में बेच, ताकि वो बेच कर मुनाफा कमा सके और मुनाफा कमाने के बाद अपने देश का विकास
कर सके। ये थी एक प्रकार की नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इस चैप्टर में कुछ बहुत से ऐसे जो पॉइंट है दोस्तों, जैसे एग्जांपल अगर हमने कहा नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसको नोट कर लेना आप सभी लोग। वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी, तो वार्सा पैक्ट की स्थापना दोस्तों 1955 में हुई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं 1 नंबर 2 नंबर में। वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई, नाटो की स्थापना कब हुई, नाटो में कौन कौन से महत्वपूर्ण देश शामिल थे। तो नाटो में कौन कौन से देश शामिल थे दोस्तों, नाटो में देश शामिल थे दोस्तों ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, ठीक, इटली तथा जर्मनी। कौन कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस तथा इटली और जर्मनी देश शामिल, नाटो के सदस्य शामिल थे। ये आप लोग लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों, और इसे वीडियो को पॉज करके लिख लेना, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। इसी प्रकार से एक है दोस्तों वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट, तो वार्सा पैक्ट की स्थापना 1991 में हुई, 1991 में इसकी, ठीक है। तो ये समाप्त हो गया था वार्सा पैक्ट 1991 में। और वार्सा पैक्ट की बात करें तो वार्सा पैक्ट में कौन कौन से देश शामिल थे, वार्सा पैक्ट में सोवियत संघ शामिल था, यूएसएसआर शामिल था, पोलैंड शामिल था, पूर्वी जर्मनी शामिल था, हंगरी जैसे देश वार्सा पैक्ट में शामिल थे। तो ये चीज़ें आती हैं। अगला प्रश्न देख, अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में मैंने इससे पहले बात कर दिया था, और थोड़ा सा हम आज बता देते हैं क्या है क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या है दोस्तों, कि 1962 में सोवियत संघ द्वारा क्यूबा जो एक द्वीपीय देश है वहाँ पर सोवियत यूएसएसआर ने अपने परमाणु मिसाइलों को लगा दिया, और इसे लगाने के बाद अमेरिका पहली बार निशाने पर आ गया था। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की बात पता चली तो अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़ों को सोवियत संघ की तरफ मोड़ दिया, परंतु ऐसा लग रहा था युद्ध होकर रहेगा, परंतु बाद में इस युद्ध को टाल दिया गया। यही था दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बना रखा है, इसको सही बता रखा, समझा रखा आपने, इसमें भी नोट्स पे पढ़े ना आप दोस्तों सही तरीके से। अब बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं। नाटो एक ऐसी संधि संगठन थी दोस्तों, या हम इसे पश्चिमी गठबंधन कहें या पूर्वी गठबंधन कहें, ठीक है। आप बता दो क्या था नाटो दोस्तों। तो नाटो दोस्तों क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, स्थापना 1949 में हुई थी। तो यह विश्व का एक महत्वपूर्ण सैनिक संगठन है जिसका निर्माण 1949 में शीत युद्ध के दौरान किया गया था। नाटो में हमने इससे पहले सदस्य बताया, नाटो में अमेरिका, ठीक है दोस्तों। नाटो में कौन कौन देश शामिल थे, नाटो में अमेरिका शामिल था दोस्तों, अमेरिका के बाद शामिल था ब्रिटेन, फिर फ्रांस, इटली, ठीक है, उसके बाद कनाडा, पश्चिमी जर्मनी जैसे देश शामिल थे नाटो में। इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ क्या था दोस्तों, मुख्य उद्देश्य था कि पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। यानी नाटो का उद्देश्य क्या था, पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। परंतु वर्तमान समय में अगर बात करें तो सोवियत संघ का उत्तराधिकार रूस भी इस समय इसका संगठन का सदस्य है। ध्यान रखना दोस्तों, उद्देश्य जब इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, उद्देश्य क्या था दोस्तों, को सोवियत संघ के पश्चिमी विस्तार को रोकना। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें तो रूस भी आज क्या है, नाटो का सदस्य है। कितनी सोचने की बात है। जिस संधि संगठन की स्थापना यूएसएसआर को रोकने के लिए की गई थी, और 1951 में जब इसका विघटन हुआ रूस बना, और रूस आज क्या है, किसका संगठन है, नाटो का संगठन है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सीटो। सीटो क्या है दोस्तों, सीटो का विस्तृत रूप बहुत बार पूछा जाता है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो यानी दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। तो सीटो की स्थापना कब हुई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है, कि स्थापना इसकी कब हुई थी। तो ये भी एक प्रकार का सैनिक गठबंधन था। अब हम बात करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के संस्थापकों तथा उनके देशों के नाम, नैम, ठीक है, नॉन एलिगेंट मूवमेंट, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नैम क्या है, ध्यान इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों। नैम की फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, गया है। स्थापना कब हुई थी पूछा गया है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों उनके देशों के नाम को क्या है दोस्तों, हम देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से थे,
जोसेफ ब्राज टिटो ये यूगोस्लाविया से थे, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से थे, सुकरानो इंडोनेशिया से, ठीक है। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, तो इनका अपने आप में एक प्रकार से ये देखा जा सकता है कि किस प्रकार जब दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, तो जो विकसित देश है जो इन्होंने अपने आप को कैसे विकासशील देश किस प्रकार से अपने आप को इन विकसित देशों के चुंगल से बचा सके और अपने अपने विकास के लिए तत्पर लग रहे थे। बिल्कुल सोचने की बात है। चलिए अगला पॉइंट, वेदांत से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, वेदांत शब्द क्या है? वेदांत का मतलब होता है, यह एक प्रकार का फ्रांसीसी शब्द है। जी हाँ, फ्रांसीसी भाषा शब्द जिसका अर्थ है स्थिरता। स्थिरता का मतलब है कि जब दो महाशक्तियों के बाद और दो महाशक्तियाँ शीत युद्ध में लगी रहें, ठीक है, युद्ध की बातें भी चली रहे, शीत युद्ध भी होता रहे, परंतु फिर भी आपस में व्यापार भी लगातार होता रहे, इसी से वेदांत के नाम से जाना जाता है। मतलब पहले शीत युद्ध में लगे हुए थे, तनाव में जो स्थिरता आई, वे प्रतियोगी रहते हुए भी एक दूसरे का सहयोग करते रहे। इस प्रकार यह दोनों के संबंधों के सामान्यीकरण की विधि है। और 1970 के आसपास अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन, ठीक है, ध्यान रखना, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन 1970 के दशक के आसपास अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन, ठीक है, और रूस के प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव के प्रयत्नों ने से रूस तथा अमेरिका के आपसी तनाव में जो कमी आई, और इसी कमी को हम कहते हैं वेदांत, ठीक है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है स्थिरता, मतलब जो लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनी उसमें थोड़ा सा कमी आना ही से ही वेदांत के नाम से जाना गया है, ठीक है दोस्तों। वार्सा पैक्ट क्या है? तो वार्सा पैक्ट शीत युद्ध के दौरान नाटो के उत्तर में साम्यवादी देशों द्वारा मई 1955 में बनाया गया। यह एक प्रकार का क्षेत्रीय सैनिक संगठन था, और इस वार्सा पैक्ट में कौन कौन शामिल थे दोस्तों? पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया जैसे साम्यवादी देश शामिल थे। नाटो अमेरिका के संबंधी था, जो वार्सा पैक्ट था वो सोवियत संघ, रूस, एसएसआर के संबंध में था, ठीक है। परंतु शीत युद्ध की समाप्ति के बाद फरवरी 1991 में वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया, लेकिन नाटो अभी भी मौजूद है। वार्सा पैक्ट तो समाप्त हो गया दोस्तों, लेकिन नाटो अभी भी मौजूद है, ठीक है। अब हम जो बात करें दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ और प्रश्नों की। जैसे एग्जाम्पल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 4 लक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के 4 लक्षण क्या हैं? हम क्या बता सकते हैं 4 लक्षण दोस्तों? पहला हम देख सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति किसी गुट में शामिल होने के विरुद्ध है। क्या है? किसी भी गुट में शामिल होने के विरुद्ध करती है। दूसरा क्या है कि गुट निरपेक्षता की नीति सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देती है। जी हाँ दोस्तों, सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देती है। नोट डाउन कर लेना दोस्तों प्लीज़। तीसरा, गुट निरपेक्षता की नीति साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। और चौथा, गुट निरपेक्षता की नीति रंग भेदभाव की नीति के भी विरुद्ध है। और इससे संबंधित हम अभी अगले जो पार्ट हमारा आएगा, 3rd पार्ट और फाइनल पार्ट, उसमें हम देखेंगे दोस्तों गुट निरपेक्षता संबंधित प्रश्नों को कि किस प्रकार भारत के लिए सही रहा है ना, किस प्रकार भारत के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन अपनाना महंगा रहा या सही रहा, और किस प्रकार हम इस गुट निरपेक्षता नीति का पालन करते रहें, और अब इसकी क्या प्रासंगिकता है। इससे संबंधित थोड़े से प्रश्न हम आखिरी और फाइनल पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक लगातार आबाद रूप से ये सारी कक्षाएं अनिवार्य रूप से पहुंचती रहें। जय हिंद।